न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना की दूसरी लहर के हाहाकार से लोग त्रस्त हैं। लगातार इस बीच आंकड़े कम जरूर हुए, लेकिन मौतों की संख्या घट नहीं रही है। लोग इससे बचने के लिए तमाम उपाय भी अपना रहे हैं, तरह तरह के देसी इलाज का नुस्खा भी अपना रहे हैं। सवाल यह उठता है कि इन तमाम नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। गिलोय और काढ़े को रामबाण इलाज की तरह देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इसका अगर एक लिमिट से ज्यादा सेवन किया जाए तो क्या यह जान पर भारी पड़ सकता है। सवाल यह भी है कि क्या गिलोय और काढ़ा पीने से पहले डॉक्टरों से पूछना चाहिए, क्या इस पर भी हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए कि अगर हम काढ़े का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम गिलोय का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी डोजेज हम कैसे लें, क्या इस पर भी डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या ज्यादा गिलोय आपके लिवर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। यह दरअसल जो खबर है ये हर लोगों से जुड़ी हुई है, आम लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोग अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ताकि कोरोना नाम की महामारी से लड़ सकें लगातार अलग अलग आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिलोय का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिलोय के काढ़े बनाकर लोग घर में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो सवाल तो यह भी है कि क्या इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर हम एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे। गिलोय काढ़े का अंधाधुंध सेवन हो सकता है खतरनाक। गिलोय काढ़े के ज्यादा इस्तेमाल से लिवर हो रहा है डैमेज। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ना करें गिलोय काढ़े का ज्यादा सेवन। कोरोना से बचने के चक्कर में लोग नई आफत को न्योता दे रहे हैं। घर बैठे महामारी का इलाज कर रहे मरीज दिन भर काढ़ा और गिलोय का सेवन कर वायरस से पार पाने में जुटे, लेकिन इसके ज्यादा इस्तेमाल से साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। इलाज न मिलने पर इससे लिवर डैमेज होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद सहित कई शहरों में ऐसे मामले सामने आए हैं। जानकारों के मुताबिक यूं तो फैटी लिवर को दूर करने में गिलोय को कारगर माना जाता है, साथ ही ये इम्यूनिटी मजबूत करने में भी बेहद मददगार है, पर इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल लिवर से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ा सकता है, क्योंकि गिलोय और काढ़े की तासीर गर्म होती है, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा ज्यादा होता है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 700 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें हर्बल उत्पादों के सेवन से दुष्प्रभाव हुआ है। इनमें से 90% मरीजों के लिवर बायोप्सी की जांच में हर्बल उत्पादों की वजह से नुकसान होने की पुष्टि हुई है। इसमें मरीजों में पीलिया के लक्षण पाए गए और मरीज के लिवर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गिलोय एक अच्छी चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपको बीमारियों से बचाती है, आपको डायबिटीज होने से बचाती है, हर एंटी कैंसर ड्रग में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी दवा है, लेकिन उसे एक बीएमएस डॉक्टर ही एडवाइस करे। काढ़ा पाचक होता है, काढ़ा एंटी हाइपरटेंसिव भी होता है, काढ़ा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, काढ़े के रोल है, लेकिन अति हर चीज़ में बुरी होती है। आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछें कितनी मात्रा में, कब लेना है, क्या लेना है। जानकारों की राय है कि संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन बगैर डॉक्टरों की सलाह के घर बैठे सोशल मीडिया या करीबियों के कहने से हर्बल उत्पादों पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि ज्यादातर मरीज व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या फिर रिश्तेदारों के कहने से काढ़े और गिलोय का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हर्बल उत्पाद का सेवन बंद करने और इलाज मिलने के बाद मरीज कुछ समय में ठीक हो रहे हैं, लेकिन इनके डैमेज लिवर के दुरुस्त होने में काफी वक्त लग रहा है। कई मरीजों के लिवर तो पूरी तरह डैमेज होने के मामले भी सामने आ चुके हैं, जिसमें मरीज की मौत हो गई तो कई का लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। टीम न्यूज नेशन। अभी तक तो हम और आप समझ रहे थे कि जो आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लेकर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है और क्या इन इम्यूनिटी बूस्टर्स का हम जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन हैं, वैद्य रामकुमार वर्मा जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, आयुर्वेदाचार्य। सबसे पहले मैं रामकुमार जी आपके पास आता हूं।
क्योंकि लगातार इस मुश्किल घड़ी में दवाएं बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर केस में गंभीर मेडिकेशन पर जाना पड़े, लेकिन आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर्स का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या गिलोय जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा सलाह दी जा रही है, वो ज़्यादा पीना वाकई खतरनाक हो सकता है क्या? बिल्कुल, अति हर चीज की बुरी होती है, ज्यादा पीना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, लोग अपने विवेक के अनुसार स्वयं से मात्रा निर्धारण करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पहले लोगों को देख लेना चाहिए कि आपको कोई लीवर की समस्या तो नहीं है, आपको एसिडिटी की समस्या तो नहीं है। ये सब जानकारी अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक को दें और उसकी सलाह से ही गिलोय का प्रयोग करें। गिलोय बुरी नहीं है, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। कहने का मतलब ये है कि अतिशयोक्ति है, हर चीज अति बुरी है। ठीक है, हर चीज अति बुरी है, लेकिन जिस गिलोय शब्द का हमने इस्तेमाल किया राम कुमार जी, गिलोय का काढ़ा किन लोगों को लेना चाहिए, क्या सभी ले सकते हैं, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये कैसे तय किया जाए? हाँ, सभी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्वांटिटी अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर तय करें। गिलोय का दूसरा नाम आयुर्वेद में अमृता भी है। अमृता वैसे ही इसका नाम नहीं है, लेकिन मैंने भी आपको बताया है कि पहले ये देख ले कि आपको पहले से कोई लीवर की समस्या तो नहीं है, आपका लीवर ज्यादा फैटी तो नहीं है, आपको एसिडिटी की समस्या तो नहीं है, आपको पेशाब संबंधी कोई समस्या तो नहीं है। अगर इस तरह की समस्या नहीं है तो 3 से 5 ग्राम तक गिलोय को कूट कर उसका काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार लिया जा सकता है। 3 से 5 ग्राम का मतलब ये है कि बच्चों के लिए 3 ग्राम और बड़ों के लिए 5 ग्राम। ठीक है डॉक्टर एम्बोली, आमतौर पर आप देखिए हर घर में इम्यूनिटी बूस्टर्स के हजारों इंतजाम हैं। कोई अपने हिसाब से काढ़ा बनाकर पी रहा है, गिलोय का इस्तेमाल हो रहा है, स्वसारी का इस्तेमाल हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं। जिस बात का रामकुमार जी जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई एक लिमिट से अगर अधिक काढ़े का हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे सीधे लीवर डैमेज होता है? जी देखिए, मैं आपको यहाँ बहुत अदब के साथ एक बात बता दूं कि मैं बहुत बड़ा आयुर्वेद का प्रोपोनेंट हूँ, सपोर्टर हूँ, और मेरे घर में बहुत सी चीज़ें खुद इस्तेमाल होती हैं आयुर्वेद की। लेकिन कोरोना वायरस में खुद से भी लीवर में संक्रमण होता है, तो लीवर पहले ही कॉम्प्रोमाइज होता है। ये तो उन मरीजों की बात है जो सफ़र कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं कोरोना से। लेकिन प्रिवेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, छोटी इलायची, कार्डमोम, सिनेमॉन, दालचीनी और संतरे का छिलका, काली मिर्च, गिलोय खास तौर से जिसकी हम बात कर रहे हैं, अश्वगंधा, अमली की, शतावरी, हरीत की, तुलसी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इनका सबका बहुत अच्छा बदन पे असर पड़ता है। बहुत कम तादाद में ये ली जाती हैं। जो ज्यादा नुकसान मेरी नॉलेज में लोगों को हुआ है वो दालचीनी से हुआ है और गिलोय के एक्सेस यूज से, और ये ड्रग लेस लीवर फेलियर हुए हैं, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी कहते हैं, जो कि हमारी ये प्लांट्स हैं और प्लांट्स की वजह से ये लीवर टॉक्सिसिटी हुई है। और ऐसे भी केसेस, यहाँ मैं उन लोगों को भी बता दूं जो ये पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उनको भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लीवर हमारे जो बदन है उसकी छन्नी है। पहली छन्नी लीवर है, फिर किडनी। जो लीवर से चीज़ें बच जाती हैं उसको किडनी छानती है। तो इसमें हमको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो ये है, मन का चैन, सुख का और दिमाग का चैन और स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा डाउन होती है। नहीं, तो आपने दिमाग के चैन की बातचीत की डॉक्टर एम्बोली, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो कई बार आप देखिए कई सारे ऐसे मीम्स बन गए हैं सोशल मीडिया पर, कई सारे जोक्स चल रहे हैं कि हम 10 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गिलोय इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा हम पी रहे हैं, हम अश्वगंधा भी ले रहे हैं, हम गिलोय की घनबटी भी ले रहे हैं, हम स्वसारी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये दवा भी ले रहे हैं, क्या और भी कुछ लेने की ज़रूरत है? तो कई सारे ऐसे मीम्स बन रहे हैं। तो क्या वाकई चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, गिलोय हो, काढ़ा हो, हर चीज़ का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे ज्यादा फ्री जो मैं जिस बात पे आ रहा था आखिर में, वो है स्ट्रेस रिलीव करना। अपना स्ट्रेस से सबसे ज्यादा इम्यूनिटी का नाश होता है। इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपका जो
लड़ाई लड़ने का जो सिस्टम होता है वो बॉडी का स्ट्रेस से पैरालाइज हो जाता है। और दूसरा है नींद। सो सबसे बड़े दो स्ट्रेस बस्टर्स हैं, वो है स्लीप एंड रिलैक्सेशन। तो उसके बाद ये दवाएं हैं, ये बहुत अच्छी दवाएं हैं। तो इनकी जो है लोग एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूज कर लेते हैं, इसलिए वो नुकसानदेह हो रही है। और ऐसे केसेस आए हैं और बाकायदा उनके आपने जैसे बताया कि ट्रांसप्लांट तक हुए हैं। तो ये बहुत सावधानी का विषय है। कोरोना बड़ी आम सी बीमारी है, इसमें ज्यादा डरना नहीं है। और हम बार बार ये कहते हैं कि जो वायरस की एंट्री है उसको रोकने के लिए आप मास्क लगाइए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अपनी नींद पूरी करें, हम मास्क लगाएं, और ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनका मेडिकल सुपरविजन में उपयोग करना बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट में ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है राम कुमार जी, अभी तक तो सर हम ये सुनते थे कि अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखकर डॉक्टरी सलाह लेकर दवाएं लें। मेरा सीधा सवाल है, क्या आयुर्वेदिक दवाओं के भी साइड इफेक्ट होते हैं क्या? देखिए, आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को होंगे जो पहले से ही दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो अपनी मन मर्जी से दवाइयां ले रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी जो वली साहब, इन्होंने बहुत सुंदर बात बताई है कि लोग अपनी मर्जी से दालचीनी का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा गर्म है। लोगों को गिलोय से उतनी समस्या नहीं है जितनी समस्या दालचीनी अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। दालचीनी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा 1 चुटकी पर डे होनी चाहिए, 1 चुटकी से ज्यादा बिल्कुल ना लें। अगर आप रोज ले रहे हैं तो 1 चुटकी मात्रा काफी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, लोग एलोपैथिक दवाइयां भी साथ में ले रहे हैं, अपनी मर्जी से स्टेरॉइड खरीद रहे हैं, अपनी मर्जी से पैरासीटामोल खा रहे हैं। जरा सा बुखार हुआ, मौका ही नहीं देते शरीर को कि उससे लड़े, तुरंत पैरासीटामोल ले आओ। सबके घर में कॉम्बिफ्लेम की गोलियों के पत्ते रखे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कह रहे हैं कि मैंने कॉम्बिफ्लेम की गोली ले ली थी, उससे बुखार उतर गया था। मेरे को एसिडिटी भी, तो मैंने एसिलोक की गोली ले ली, उससे मेरा एसिड कम हो गया। अरे शरीर को मौका दीजिए, शरीर खुद भी लड़ता है। आम आदमी जो जानता भी नहीं है कि स्टेरॉइड क्या होता है, एक रिक्शे वाला, उसको पता ही नहीं कि क्या होता है स्टेरॉइड, क्या होता है पैरासीटामोल, उसको बुखार होता ही नहीं। अभी वली साहब ने बहुत सुंदर बात बताई कि अपनी सोच सकारात्मक रखिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो आपका शरीर खुद लड़ेगा। हमारे घर में जितने पालतू जानवर हैं वे सब बीमार पड़ते हैं, हम उनका इलाज कराते हैं, पशु चिकित्सक को दिखाते हैं। जो जंगली जानवर है उनका इलाज कौन करता है? वे उनका इलाज करती है प्रकृति। हमने प्रकृति का सहारा लेना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं एक ऐसी जनजाति को जानता हूं जो सड़क के किनारे लोहे के सामान बनाने का काम करते हैं, जिनको लोहार या बागड़ी कहते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बागड़ी मेरे चिकित्सालय में नहीं आया, कारण उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत हो चुकी है, उन्होंने अपने शरीर को इतना डेवलप कर लिया है कि वायरस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, ठीक है डॉक्टर एमवली, एक और सवाल, चूंकि तमाम दवाओं की बातचीत हुई, आपने पैरासीटामोल का जिक्र किया। जो लोग हाई मेडिकेशन पर जा रहे हैं, कई लोगों को ब्लड थिनर की भी सलाह दी जा रही है, मसलन इकोस्प्रिन या कई लोग डेस्प्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस केस में इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसका नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, इसका एक पैमाना है। 45 साल से नीचे तो ये बहुत ही ज़्यादा मेडिकल सुपरविजन में करना चाहिए, और 45 साल से ऊपर हम रिकमेंड करते हैं जनरल आबादी को भी कि वो इकोस्प्रिन कम डोज में एस्प्रिन 76 मिलीग्राम में ले सकते हैं। तो जहाँ तक 75 मिलीग्राम का सवाल है और 45 साल से बड़ों का सवाल है, उनके लिए इतनी डोज सेफ है बशर्ते उनको इससे एलर्जी ना हो और उनको कोई ज़्यादा बड़ा अल्सर ना हो। इवन देन इकोस्प्रिन कैन बी रिकमेंडेड, एस्प्रिन वी वुड से राइटली। और छोटे लोगों को जब हमारे पास इस बात का सबूत मिले कि उनके ब्लड में कहीं क्लॉटिंग शुरू हो गई है, तब हमको ये देनी चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि शुरू से लो डोज में एंटीकोगुलेंट देने चाहिए। वो पहला स्कूल ऑफ थॉट है जिसको कम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसका भी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये वायरस वेस्कुलर वायरस है और ये लंग से पहले ब्लड वेसल्स, जो माइक्रो वेसल्स होती हैं, उनमें क्लॉटिंग करता है और तब ये अपना मैकेनिज्म स्टार्ट होता है इसका। तो इसलिए स्मॉल डोज में इकोस्प्रिन, जब हमारा डी डाइमर बढ़ रहा हो, जो एक टेस्ट है इसका ज्ञान देने के लिए कि हमारे शरीर में कोई क्लॉटिंग पाथवे, इसमें असल में दोनों रिस्क हैं, ब्लीडिंग का भी है, क्लॉटिंग का भी है। तो उन केसेस में एस्प्रिन खतरनाक हो जाएगी जिन केसेस में ब्लीडिंग टेंडेंसी ये वायरस कर रहा है। तो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ब्लीडिंग वाला केस है या थ्रोम्बोटिक वाला केस है। अगर थ्रोम्बोटिक वाला केस है, क्लॉटिंग वाला केस है जिसको हम आमतौर पर कह रहे हैं,
तो हमें ज़रूर एस्पिरिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ मैं एक बात बहुत ज़रूरी बताने जा रहा हूँ, कुछ लोग जब टीका लगवाने जा रहे हैं और उनको कोविशील्ड वैक्सीन लग रहा है, तो वो पता नहीं क्यों शुरू से ही मैं देख रहा हूँ वो एस्पिरिन बंद कर रहे हैं, जबकि एस्पिरिन इज यूजफुल फॉर डिसॉल्विंग द क्लॉट्स। इसमें बहुत छोटा एक माइनर साइड इफेक्ट है क्लॉट्स। तो ऐसे लोग जो टीका लगवाने जा रहे हैं उनको बिल्कुल ये ब्लड थिनर्स अगर वो पहले से ले रहे हैं वो नहीं बंद करना है। कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, स्टेंट लगा हुआ है, उनको बिल्कुल एक दिन के लिए भी अपने ब्लड थिनर्स नहीं बंद करने। इसमें हम क्लोपिटोग्रेल एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन ज्यादातर पेशेंट्स को देते हैं और कई पेशेंट्स ने ये बंद किया है टीका लगवाने के समय और उनको कहीं से एडवाइस भी मिली है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से आज का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर आप टीका लगवाने जा रहे हैं तो अपनी जो रूटीन दवाएं हैं उनको प्लीज न छुएं। ठीक है, एक सवाल और है, क्या इम्यूनिटी बूस्टर जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं राम कुमार जी, तो क्या इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं से ऑटो इम्यून जो डिजीज हैं उनका खतरा बढ़ जाता है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। हमको ऑटो इम्यून डिजीज में स्टेरॉइड देने पड़ते हैं एक्चुअली, तो वो भी एक मसला है कि पहले से अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है, जिसे नाम आपने लिया ऑटो इम्यून, उसकी जेनेसिस ही बिल्कुल फर्क है। ऑटो इम्यून डिजीजेस की जेनेसिस फर्क है और उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे आर्थराइटिस है ऑटो इम्यून, तो उसमें हम कभी कभी कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा भी ट्राई कर लीजिए, बट दैट इज टू अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो यहाँ मैं ये आपके सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये इन दवाओं के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से देखने में आए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इन दवाओं का जो कि फूड प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर नहीं करना है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी स्ट्रेस है, बॉडी में वायरस है, वायरीमिया है, बॉडी का सिस्टम अंडर स्ट्रेस है, तो उस पर हम एक और स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो इसलिए डिकॉम्पेंसेट कर जाती है बॉडी अपना जवाब दे देती है कि भैया अब हम इसको नहीं छान सकते, अब आप जो है लीवर गया। एक लेडी का केस बहुत अच्छे एक जर्नल में रिपोर्ट हुआ है यूएस में, जिसने सिर्फ 2 गोली खाई थी पैरासिटामोल की और बाद में उसकी ऑटोप्सी भी हुई, तो उसको बताया गया कि हेपेटाइटिस हुई है इसको, इसका कोई कारण नहीं पता चला एक्सेप्ट पैरासिटामोल, और इसको वो शी डाइड। तो इसलिए हमारी जो बॉडी है किसी तरह भी रिएक्ट कर सकती है, तो इसलिए बॉडी के हिसाब से सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेन न डालें, और कोई भी दवा आजकल के लिए बहुत जरूरी है, कोई भी दवा प्रिस्क्रिप्शन एक्सचेंज ना करें। एक दूसरे का लोग प्रिस्क्रिप्शन एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे हमने किसी मरीज को दवा लिखी, उसने कहा डॉक्टर साहब ने मुझे ये दवाई लिखी, तुम भी ये ले लो, व्हाट्सएप कर दिया, उन्होंने भी ले ली, तो अब हमने उनको किस लिए दिया था वो कोई दवाई और उनको जरूरत है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसलिए इस वक्त जो है बहुत सतर्क रहने का समय है। फंगस आ रहा है, कहीं ब्लैक, कहीं वाइट, कहीं कुछ और हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं, कहीं और भी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो ओवरऑल जो आपका ये प्रोग्राम है ये इस बात के लिए लोगों को डॉक्टर वली, आपने ये बात सही कही कि कई सारे जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं वो लगातार फॉरवर्ड हो रहे हैं और उनका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज है, लोग गूगल का सहारा ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन पर जा रहे हैं। गैस्ट्रो की समस्या इससे बढ़ रही है क्या, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। जो आपने सवाल किया, आपने गैस को कहा, गैस्ट्रो के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं क्या? हाँ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अच्छा, अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यस। मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोगों को एस्पिरिन से अल्सर्स हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है। अच्छा, ये जो आपका सवाल है इसका बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास कि खाली पेट कोई भी दवा ना खाएं एक्सेप्ट विटामिन डी। खाली पेट कोई भी दवा ना खाएं, क्योंकि आपके पेट में ऑलरेडी गैस्ट्रो होता है, जिसको आप गैस्ट्रो कह रहे हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, इन्फ्लेम्ड होती है म्यूकोसा। तो आप खाली पेट ये सब दवाएं जो भी आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स अगर दिए गए हैं, जस्टिफाइड है, तो आप उसको खाली पेट बिल्कुल नहीं खाइए। खाली पेट आमतौर से ये कहा जाता है कि एलोपैथिक दवाएं खाली पेट नहीं खानी चाहिए, वो बात सही है, एक्सेप्ट कुछ दवाएं जिनको हम खाली पेट देते हैं, जिसमें थायराइड की दवा मेन है और विटामिन डी खाली पेट एब्जॉर्ब अच्छा होता है। तो ये जो 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसके अलावा ज्यादातर दवाएं, और वो हम जो आजकल कुछ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, तो ये जो पेंटोप्राजोल टाइप की दवाएं हैं या रेबिप्राजोल है, तो उसको, और फेमोटिडीन है, वो ये बहुत अच्छी एक दवा है जो आई है,
तो इनके अलावा हमें कोई भी दवा खाली पेट नहीं खानी चाहिए। ये जनरल सिद्धांत है सबके लिए, हर दवा के लिए, इन जनरल। ठीक है राम कुमार जी, एक और सवाल, चूंकि देखिए अब गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा। गिलोय बहुत गर्म माना जाता है, उसकी तासीर गर्म होती है। काढ़ा का भी लोग भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना का जब तक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल तो रुकने वाला नहीं है। तो क्या गर्मी के मौसम में ये ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है? गिलोय पीना क्या ठीक है जबकि उसकी तासीर गर्म होती है? तो देखिए, गिलोय पीने में कोई बुराई नहीं है, मैंने भी मात्रा का निर्धारण किया है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, अगर आप गिलोय का रेगुलर प्रयोग कर रहे हैं तो साथ में मकोए का भी प्रयोग करें। अर्क मकोए नाम से बहुत सारी कंपनियां मकोए का अर्क बनाती हैं। 15 ml की मात्रा में रोज सवेरे खाली पेट 1 गिलास पानी में डालकर अर्क मकोए लें। ये शरीर को डिटॉक्स करता है। अगर किसी को लीवर की समस्या है, फैटी लीवर है या अदर लीवर डिसीज है, तो मैं कहूंगा कि उनको अर्क मकोए के साथ साथ अर्क पुनर्नवा दोनों 15 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट जरूर लेने चाहिए। मैं गिलोय से मना नहीं कर रहा हूँ। गिलोय का नाम तो मैंने भी आपको बताया कि अमृता है, यानी अमृत देने वाली, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा और आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अब मैंने बहुत सारी देखा है, कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे अश्वगंधा की गोलियां लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गिलोय की घनवटी आती है उसकी गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये रेगुलर बेसिस पर एक एक गोली लेना ठीक है? बिल्कुल लेना चाहिए, मैं खुद लेता हूँ। बिल्कुल लेना चाहिए, एक एक गोली लेने में कोई बुराई नहीं है। वयस्कों को एक एक गोली लेनी चाहिए। मैं अश्वगंधा के एक्सटेट के कैप्सूल लेता हूं। मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैं गिलोय घनवटी भी लेता हूं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता देना चाहूंगा कि जो लोग बाहर जाना जरूरी है जिनका, या जो भी लोग मेरी तरह या दूसरे लोगों की तरह चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि अणु तेल, षडबिंदु तेल और बादाम तेल, तीनों का मिक्सचर नाक में 2-2 बूंद जरूर डालें। वैसे बना भी आता है, बना बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। डाबर कंपनी भी बना रही है नेजल के नाम से। आप अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर एम्बोली, देखिए गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ध्यान, बारिश भी होती है बीच में, संक्रामक ये मौसम माना जाता है। तो आपके हिसाब से क्या सावधानियां और ज़्यादा बरतनी चाहिए, क्योंकि वैसे इस मौसम में बहुत सारी बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है? देखिए, घर का बना हुआ साफ सुथरा सादा भोजन, जिसको हम सात्विक भोजन कहते हैं, वो लेना चाहिए और इसमें पानी का इस्तेमाल खूब करना चाहिए। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि ब्राह्मी जो है वो ठंडी बूटी होती है। इसी तरह तुखम बालंगा शरबत बनाकर गर्मी में पीना बहुत अच्छा होता है। मेरे यहाँ जब कोई पार्टी होती है तो मैं उसमें तुखम बालंगा का शरबत सर्व करता हूँ। अब तो पार्टी वार्टी ख़त्म हो गई, सब वीराना हो गया। तो हम जब ये तुखम बालंगा का शरबत बनाते थे, उसको कुछ ही दूध में भी डाल सकते हैं, पानी में भी बना सकते हैं, या किसी और पेय में बना सकते हैं, खस या गुलाब का जो भी पेय हो। तो मैं यहाँ में नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके। तो ये तुखम बालंगा बहुत अच्छी तासीर रखता है, फाइबर भी है इसमें और इसमें इम्यूनिटी भी है। इसके साथ ब्राह्मी है और ठंडी चीज़ों में फल हैं, सारे मौसम के फल हैं, वो डिहाइड्रेशन से भी रोकते हैं। सौंफ है, सौंफ बहुत अच्छी चीज़ है, सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये धनिया है और पुदीना है, ये सब चीज़ें मौसम की चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। पुदीना खूब खाना चाहिए। आजकल जो लोग प्याज खाते हैं उनको प्याज खाना चाहिए। वो कहते हैं इसमें भी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। मेडिसिन के एतबार से विटामिन सी बहुत अच्छा है, लीमू में विटामिन सी है। तो ये सब चीज़ें हमको डेली हमारी टेबल पे होनी चाहिए। तो और एक बात बहुत ज़रूरी बता दूं कि ये आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशंस हैं, जो महंगी दवाएं हैं, अश्वगंधा भी उस कैटेगरी में आता है, एक अच्छा महंगी दवा है, उसमें लोग मिलावट कर देते हैं। तो ये जो लोगों को नुकसान हो रहा है, ये मिलावट के इंग्रेडिएंट से ज्यादा हो रहा है, एडल्ट्रेशन से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं में, यूनानी दवाओं में बहुत एडल्ट्रेशन होता है। तो इसमें हमको अच्छी कंपनी की दवाएं लेनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर वली, आपने मुस्कुराते हुए सही लेकिन बीते दिनों की याद ताज़ा की है कि पार्टियां हुआ करती थी, पार्टियों का मौसम नहीं है। तो जो उपाय आपने बताए हैं, जो लोग लगातार आप लोग सलाह दे रहे हैं, मुझे लगता है कि देश उसको सुन रहा होगा, उस पर इस्तेमाल करेगा। उम्मीद ये भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये महामारी पैंडेमिक का दौर खत्म हो जाए, ताकि मिल बैठकर कम से कम पार्टियों का मौसम एक बार फिर से आ जाए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।